नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्यिक 16 फरवरी 2023 में जो आपकी परीक्षा हुई है उसको आज हम पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कंकाल उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। भारत के 11वें राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम। वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे हरिशंकर परसाई। पंडित दीनदयाल के पिता थे स्टेशन मास्टर। कल्पलता किस विधा की रचना है? ये एक निबंध है। अब आया आपका दूसरा प्रश्न, ये पद्य से लिया गया है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नांकित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। गुनाहों का देवता कृति है धर्मवीर भारती जी की। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सरहपा निम्नांकित में से किस साहित्य से संबंधित है? सिद्ध साहित्य से संबंधित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका एक पैराग्राफ है, इसमें आपको 5 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का आपको 2 नंबर मिलेगा। ये 5 प्रश्न हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे तो उसका आपको 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है इसमें, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं? तो इसी पैराग्राफ में से हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। तो देखिए, इसका उत्तर यहाँ से आएगा, जहाँ अतीव वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश का आशय है कि हमारे पूर्वजों ने भूतकाल में चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी कार्य व उन्नति की है वह हमारे लिए गौरवपूर्ण है। हमारी इच्छा होती है कि अपने पूर्वजों से प्राप्त इस भावना द्वारा हम अपने भावी जीवन को पुष्ट बनाएंगे। अगला प्रश्न है, पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं? हमारे पूर्वजों ने भूतकाल में चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी कार्य व उन्नति की है वह हमारे लिए गौरवपूर्ण है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन की गई है उस लाइन की हमें व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे कि पूर्वजों द्वारा प्रस्तुत किए गए उच्च आदर्श के परम तेज को हम स्वयं साक्षात अनुभव कर सकेंगे तथा भावी पीढ़ी को भी वैसा आचरण करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। अब इससे आगे की व्याख्या है, ये रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो नीचे अंडरलाइन की गई है उसकी आपको व्याख्या करनी है। डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं? इसका प्रश्न का उत्तर इसी पैराग्राफ में है। देखिए, तीसरी लाइन में, मैं सर्वत्र समृद्धि की कदर करता हूँ क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। अब है अगला प्रश्न, लेखक किसे एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता? लेखक समृद्धि और अध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। अब अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। इसमें शीर्षक का नाम है हम और हमारा आदर्श और लेखक का नाम है APJ अब्दुल कलाम। प्रस्तुत गद्यांश में छात्रों को कौन सा संदेश दिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश में छात्रों को संदेश दिया गया है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए स्वयं लोगों द्वारा सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीने की इच्छा रखने और पूर्ण करने हेतु हृदय से प्रयास करने के लिए कहा है। साथ ही वे भौतिक व आध्यात्मिकता को परस्पर
एक दूसरे का पूरक भी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। प्रगति के लिए स्वयं के महत्व को पहचानना ही लेखक का छात्रों को संदेश है। अब प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो पद्यांश है ये हमारा प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित शीर्षक से लिया गया है। तो इसमें पहला ही प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के पाठ और उसके रचयिता का नाम लिखिए। तो शीर्षक कौन सा है हमारा? प्रेम माधुरी। और लेखक कौन से हैं हमारे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। गोपियाँ उद्धव से ब्रह्मा के संबंध में क्या कहती हैं? गोपियाँ उद्धव से ब्रह्मा के संबंध में कहती हैं कि उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम है कि ब्रह्मा संपूर्ण विश्व के कण कण में व्याप्त है, किंतु उन्हें नंदलाल के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। ऐसा गोपियाँ उद्धव से ब्रह्मा के विषय में कह रही हैं। प्यारे, तिहारे, निहारे, इन शब्दों में कौन सा अलंकार है? इसमें रा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। बिहाल तथा निहारे शब्द का अर्थ लिखिए। बिहाल का अर्थ है व्याकुल और निहारे का शब्द है देखें। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो पहली लाइन है उसके नीचे रेखांकित की हुई है उसकी आपको व्याख्या करना। अब अगला पद्यांश है आपका बादल राग नामक पाठ से लिया गया है और उसकी रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। झर 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 निर्झर गिरिसर में, देखो इसमें रा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। विजन तथा कानन शब्दों का अर्थ लिखिए। विजन का अर्थ है निर्जन और कानन का अर्थ है जंगल। कवि बादलों से किस संदेश को सर्वत्र पहुंचाने का अनुरोध करता है? कवि बादलों से इस संदेश को सर्वत्र सब प्रत्येक मनुष्य को पहुंचाने का अनुरोध करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में गहन जंगलों में सुनसान स्थलों में तुम अपना अमर संगीत भर दो। प्रत्येक व्यक्ति को आनंद प्रदान करो, हर्षित करो और उन्हें विषम परिस्थितियों को सहन करने के लिए आवश्यक कठोरता प्रदान करो। तुम ऐसा मधुर और अमर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में भर जाए। ऐसा संदेश कवि बादलों से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का अनुरोध करता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। तो इसमें 3 लेखक दिए गए हैं, आपको उसमें से एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी भाषा शैली का उल्लेख करना है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको 3 लेखक दिए गए हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय के मिलेंगे और 2 नंबर आपको उनकी रचनाओं को लिखने के मिलेंगे। तो आपको 5 नंबर इस प्रश्न के उत्तर में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। या बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बहादुर जो कहानी है उसका प्रमुख पात्र कौन है? बहादुर ही है। अब आगे है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वपठित यानी कि आपने जो अपने विद्यालय में जो बुक आपने पढ़ी है, रश्मि रथी पढ़ी है, श्रवण कुमार पढ़ी है, सत्य की जीत पढ़ी है, आलोक व्रत पढ़ी है, त्यागपथी पढ़ी, जो भी आपने अपने स्कूल में पुस्तक पढ़ी है उन्हीं के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो जैसे श्रवण कुमार हमारे विद्यालय में पढ़ाई गई है, तो श्रवण कुमार खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। या श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। इन दोनों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है और इसका आपको 5 अंक मिलेगा। अब इससे आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यदि आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा और इसकी संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 5।
तो पूरे प्रश्न के उत्तर के आपको 7 अंक मिलेंगे। इसमें आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, इसमें से आपको 1 पैराग्राफ करना है। पहला पैराग्राफ हमारा संस्कृत भाषायाः महत्वम पाठ से लिया गया है और दूसरा पैराग्राफ हमारा महर्षि दयानंद पाठ 7 से लिया गया है। तो 2 नंबर आपको संदर्भ में भी मिलेंगे। और अगला है आपका निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये श्लोक जो आपका है, पहला श्लोक आपका दूत वाक्यम से लिया गया है और दूसरा आपका सुभाषित तानी पाठ से लिया गया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी संस्कृत में ही देने हैं। का कहा कथम उल्लूकस्य विरोधम करोति, कौवा क्यों उल्लू का विरोध करता है। तो आपने चैप्टर पढ़ा था जातक कथा वाला 5वां जो अध्याय है हमारा, उसमें जो कौवा है वो उल्लू का विरोधी क्यों होता है। आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। संस्कृतस्य आदि कवि है को अस्ति, संस्कृत का आदि कवि कौन है, वाल्मीकि। का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता, कौन सी भाषा देव भाषा के नाम से जानी जाती है, संस्कृत भाषा। वसंत काले वृक्षः कीदृशः भवन्ति, वसंत काल में वृक्ष कैसे होते हैं। वसंत काले वृक्षः पुष्प फल युक्तः भवन्ति। प्रश्न संख्या 10 है हमारी, हास्य अथवा रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें या तो हास्य रस लिखिए या आप रौद्र रस लिखिए, उसका आपको उदाहरण भी देना है। इसके आपको 2 अंक मिलेंगे। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा 100 उदाहरण दीजिए। इनके उदाहरण सहित आपको या तो श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है या उत्प्रेक्षा अलंकार लिखना है। तो इसके आपको 2 अंक मिलेंगे। सोरठा अथवा हरिगीतिका छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो आपको लक्षण भी लिखने हैं और उसका उदाहरण भी लिखना है। या तो सोरठा छंद लिखिए या हरिगीतिका, इसके आपको 2 अंक मिलेंगे। अब इससे आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध आए हैं आपके 5 और उसमें से केवल आपको करना है 1। छात्र और अनुशासन, नई शिक्षा नीति, जनसंख्या वृद्धि, समस्या एवं समाधान, गोस्वामी तुलसीदास। विज्ञान विकास है या विनाश, इसमें से कोई भी एक टॉपिक पर आप निबंध लिख सकते थे। नायकः का संधि विच्छेद है, इसमें ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक होगा, ने प्लस अकहा। तल्य का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस लय। जो ला है, आधा ला है, वो आधा ता में बदल जाएगा। तो आपका इसमें बा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तत् प्लस लय। कृष्णम वंदे का संधि विच्छेद होगा, तो जो अनुस्वार संधि है ये, इसमें जो ऊपर अनुस्वार आया है वो माँ में बदल जाएगा। तो कृष्णम वंदे आपका ऑप्शन अ बिल्कुल ठीक होगा। नील कमलम में समास होगा, नील कमलम में समास है कर्मधारय समास। चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। नामनः नामन शब्द का रूप है नामनः, ये पंचमी का एक वचन है। आत्मना आत्मनः शब्द का रूप है तृतीय का एक वचन। पा धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा पीबत। कैसे बनते हैं, पीबसी पीबतः पीबत। तो मध्यम पुरुष का हमने बहुवचन बताना है इसमें, तो लट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप है पीबत। नी धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है नेश्यामी। उत्तम पुरुष का एक वचन लिट लकार यानी कि भविष्य काल में नेश्यामी ही होगा। कृत्वा शब्द में प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। कृत्वा माने होता है करके और कत्वा प्रत्यय इसमें आएगा। दर्शनीय दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखिए। तो इसमें जो तड़ागम परितः वृक्षः सन्ति, इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। अभितय परितः समया निक्षा प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो जो परितः शब्द इसमें आया है उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। सह पादेन खंजः अस्ति,
वह पैर से लंगड़ा है। तो इसमें ये नांग विकार सूत्र के अनुसार इसमें तृतीय विभक्ति होगी। गुरुणा सह शिष्य अपि आगच्छति, गुरु के साथ शिष्य भी आता है। तो इसमें हमारा तृतीय विभक्ति होगी सह युक्त प्रधाने सूत्र के अनुसार इसमें तृतीय विभक्ति आई है। तो इसमें से निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का आपका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद बनाना है। तो कोई भी आप इसमें से दो संस्कृत का हिंदी में अनुवाद बना दीजिए। इसके आपको प्रत्येक वाक्य का 2 अंक मिलेगा। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति। दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं। तो दैत्यों के लिए संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन लगेगा। दैत्येभ्यः हरिः अलम्, अलम माने होता है पर्याप्त। दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं। वह मेरे साथ कभी नहीं जाता है। सह मया सह कदापि न गच्छति। लट लकार का प्रयोग होगा क्योंकि सह के साथ प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही लगेगी। बालकों में अरविंद श्रेष्ठ है, सप्तमी विभक्ति में ये अनुवाद बनेगा। बालकों में तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगेगा। बालकेषु अरविंदः श्रेष्ठः अस्ति, क्योंकि बालकेषु में बालकों में तो यहाँ पर बहुवचन है, तो क्योंकि अरविंद तो एक है तो इसलिए अस्ति लगेगा, क्योंकि अरविंद इसमें हमारा कर्ता है। तो बालकेषु अरविंदः श्रेष्ठः अस्ति संस्कृत का हिंदी में अनुवाद बनेगा।